नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा की धरती से अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। हरियाणा की पावन धरा से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए राजनीति के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अखिलेश ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों में यह जोड़ी मिलकर बहुमत हासिल करेगी और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। अखिलेश का यह बयान गठबंधन की ताकत को दिखाने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला माना जाता है। तेजस्वी पर बरसे डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, आरक्षण को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार के सियासी मैदान में जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण आम जनता के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए है, न कि किसी एक परिवार या अपनी मां बहन को फायदा पहुंचाने के लिए। विजेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि आरजेडी केवल परिवारवाद की राजनीति करती है, जबकि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को मुख्यधारा में लाना है। डिप्टी सीएम का यह बयान तेजस्वी के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। स्मृति ईरानी की चुनौती पर अखिलेश का तगड़ा पलटवार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नाम बदलने वाली सियासत गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को अपनी सुरक्षित सीट कन्नौज छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी थी। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने चुटीले अंदाज में कहा कि वह कन्नौज का ही नाम बदलकर गोरखपुर रख देंगे। अखिलेश ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कुछ लोग टीवी सीरियल देखकर राजनीति करते हैं और महिलाओं के हक के खिलाफ साजिश रचते हैं। यह पूरी बहस महिला आरक्षण बिल चुनाव लड़ने के दमखम को लेकर छिड़ी है, जिसने 2027 के चुनावों से पहले राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। उत्तराखंड की पावन धरा से आई बड़ी और सुखद खबर। गंगोत्री यमुनोत्री के खुले कपाट, गूंजे भक्ति के जयकारे। देवभूमि उत्तराखंड में आज से विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का भव्य आगाज हो गया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार इस साल की पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न की गई। कपाट खुलते ही हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां गंगा और मां यमुना के दर्शन किए। प्रशासन ने भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब भक्तों को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार है, जिससे 4 धाम की यह पवित्र यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर। योगी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, 30 अप्रैल को बुलाया विशेष सत्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर आगामी 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का बड़ा फैसला लिया है। रविवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आज इसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो इस सत्र के दौरान सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है, जिससे सदन में भारी हंगामा होने के आसार हैं। योगी सरकार का यह कदम विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। यूपी में योगी सरकार का भारी फेरबदल, एक साथ 40 IAS अफसरों के तबादले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर बड़ा हंटर चलाया है। शासन ने देर रात आदेश जारी करते हुए 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 15 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला बदलाव मुख्यमंत्री के विशेष सचिव का तबादला रहा, जिसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इसके अलावा परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि हाल ही में केंद्र से लौटे आशुतोष निरंजन को नया परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। चुनाव और विकास कार्यों की समीक्षा के बाद लिए गए इस फैसले ने पूरी नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया है। पीएम मोदी के संबोधन पर अफजाल अंसारी का जोरदार हमला। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया संबोधन पर पलटवार करते हुए गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अफजाल अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी केवल महिलाओं के सम्मान का ढोंग कर रही है।
जबकि हकीकत में उनके अपने मंत्रिपरिषद में गिनी चुनी केवल 5 महिलाएं ही शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को पार्टी के भीतर वह अधिकार नहीं दिया गया जिसकी वे हकदार हैं। सपा सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी अब महिलाओं से प्रायश्चित करने की बात कर रही है, लेकिन देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। विपक्ष के इन तीखे तेवरों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम और तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के इतिहास पर उठाए सवाल, लगाया मुखबिरी का आरोप। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी संग्राम अब बेहद निजी और कड़वे हमलों तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उनके इतिहास को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश ने गंभीर आरोप लगाते कहा कि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई के समय भी देश के साथ गद्दारी की थी और चंद पैसों और वजीफे के लालच में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी का तुच्छ काम किया था। सपा प्रमुख ने कहा कि जिन्होंने पहले देश को धोखा देकर अकूत दौलत इकट्ठा की, वे आज भी वही कर रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी न तब हिसाब देती थी और न अब दे रही है। उन्होंने पीड़ित समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि अब बीजेपी की रातों की नींद उड़ गई है। सूरज के तेवर हुए सख्त, पारा 45 डिग्री के पार जाने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सूरज की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अभी अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का यह कहर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगर गर्मी की यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में बिजली और पानी की किल्लत भी गहरा सकती है। शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दिन। उत्तर प्रदेश के संभल से शुरू हुआ जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। आज जस्टिस की बेंच मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें चंदौसी कोर्ट द्वारा दिए गए मस्जिद के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि निचली अदालत का फैसला नियमों के खिलाफ है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था। इस मामले को लेकर संभल में पहले ही भारी तनाव और हिंसा देखी जा चुकी है, जिसे देखते हुए आज के अदालती फैसले पर सुरक्षा एजेंसियों की भी कड़ी नजर है। कोर्ट का यह रुख तय करेगा कि सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या उस पर रोक लगेगी। एक वोट की ताकत में भारी अंतर, क्या परिसीमन ही है आखिरी रास्ता? भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र एक व्यक्ति एक वोट आज बड़े खतरे में नजर आ रहा है। देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में इतनी भारी असमानता है कि एक वोट की कीमत ही बदल गई है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना की मलकाजगिरी सीट पर जहां करीब 38 लाख वोटर हैं, वहीं लक्षद्वीप में यह संख्या महज 58,000 है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सीटों का नए सिरे से परिसीमन नहीं होगा तब तक प्रतिनिधित्व का यह संतुलन नहीं सुधरेगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, कुछ सांसदों पर करोड़ों लोगों का बोझ है, जबकि कुछ पर बहुत कम। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द परिसीमन लागू करने की मांग तेज हो गई है, ताकि हर नागरिक के वोट की वैल्यू बराबर हो सके और विकास का पहिया हर क्षेत्र में समान रूप से घूमे। क्या केवल जनसंख्या तय करेगी सीटों का भविष्य या बदलेगा दशकों पुराना नियम? भारत में आगामी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर सियासी और संवैधानिक बहस अब अपने चरम पर पहुंच गई है। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीटों का बंटवारा पूरी तरह से जनसंख्या को आधार मानकर किया जाना है, लेकिन यहीं से एक बड़ा विवाद जन्म ले रहा है। दक्षिण भारत के राज्य और कई विशेषज्ञ ये दलील दे रहे हैं कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया, परिसीमन के बाद उन्हें कम सीटें मिल सकती हैं, जो उनके साथ एक तरह का राजनीतिक अन्याय होगा। वहीं उत्तर भारतीय राज्यों में सीटों की संख्या भारी इजाफा होने की उम्मीद है। अब मांग उठ रही है कि क्या परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या ही पैमाना हो या विकास और आर्थिक योगदान जैसे अन्य कारकों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। सरकार के सामने अब चुनौती है कि वह कैसे उत्तर और दक्षिण के बीच के इस असंतुलन को दूर कर एक निष्पक्ष फॉर्मूला तैयार करती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के बीच आज दिल्ली में बड़ी मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर आज भारत के लिए एक बेहद खास दिन है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग अपनी 3 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ली के बीच एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। इस मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स,
डिफेंस प्रोडक्शन और शिप बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई मिलेगी, जिससे भारत में कोरियाई निवेश और तकनीक का रास्ता और भी साफ हो जाएगा। इस बैठक के बाद कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी पूरी उम्मीद है। पीएनजी के बढ़ते कदम, हजारों लोगों ने छोटा सिलेंडर, अब सीधे पाइप से पहुंचेगी गैस। देश के किचन में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च से लेकर अब तक देश भर में रिकॉर्ड 4,85,000 से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन चालू किए गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से एलपीजी की सप्लाई पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने नेचुरल गैस नेटवर्क को बढ़ाने की अपील की थी, जिसका असर अब साफ दिख रहा है। इसी के चलते 39,000 से अधिक ग्राहकों ने अपने पुराने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं और पाइप वाली गैस को अपना लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में एलपीजी पर निर्भरता कम की जाए। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बावजूद आम जनता की रसोई पर महंगाई का बोझ न बढ़े। पाइप गैस न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि सिलेंडर खत्म होने के झंझट से भी मुक्ति दिलाती है। फिर दर्ज होने पर असम के सीएम का करारा जवाब, कहा तृणमूल की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब कानूनी विवाद में तब्दील हो गई है। पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ फिर दर्ज होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शर्मा ने टूक शब्दों में कहा कि वह ऐसी धमकियों और फियर पॉलिटिक्स से डरने वाले नहीं हैं और उनके खिलाफ यह राजनीतिक गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी के प्रदेश मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इस तीखे बयान ने टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बंगाल और असम की राजनीति में नया उबाल आना तय है। वॉशिंगटन में भारत अमेरिका की अहम बैठक, क्या सुलझेगा ट्रेड का पेच। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें दो बड़े घटनाक्रमों पर टिकी है, जहां पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति स्थापित करने के लिए पीस टॉक का दूसरा दौर शुरू होने की खबरें हैं। वहीं दूसरी ओर 7 समंदर पार वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका एक बार फिर टेबल पर आमने सामने बैठने जा रहे हैं। आज 20 अप्रैल से शुरू हो रही इस 3 दिवसीय वार्ता में भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन अमेरिकी अधिकारियों के साथ टैरिफ विवाद और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2025 के बाद यह पहली बार है जब दोनों देश ट्रेड पॉलिसी पर इतनी गहराई से बात करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 10% समान टैरिफ के बाद अब इस समझौते को नए सिरे से तैयार किया जा सकता है। एक तरफ शांति की तलाश है तो दूसरी तरफ दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नया मोड़ देने की तैयारी। आपका भाई खड़ा है पटना के गांधी मैदान से सीएम का विरोधियों को कड़ा संदेश। बिहार की राजधानी पटना का गांधी मैदान आज भारी जनसैलाब का गवाह बना, जहां जन आक्रोश महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हुंकार भरी। महिलाओं के भारी समर्थन के बीच सम्राट चौधरी ने बेहद भावुक और कड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक आपका यह भाई खड़ा है, किसी की मजाल नहीं कि वह बिहार की बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लेने या कोई गलती करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बिहार में अब गुंडाराज के लिए कोई जगह नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी का यह अंदाज उनके बढ़ते कद और आगामी चुनावों के लिए उनकी आक्रामक रणनीति को साफ बयां कर रहा है। महिला आरक्षण बिल पर छिड़ा घमासान, पूर्णिया सांसद ने उठाए चुभते हुए सवाल। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति के मैदान में एक बार फिर तीखे बाण चलने शुरू हो गए हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने पूछा कि जब 2014 में आपके पास प्रचंड बहुमत था, तब आपने महिला आरक्षण की बात क्यों नहीं की। पप्पू यादव ने परिसीमन के मुद्दे पर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 2014 से लेकर अब तक परिसीमन का काम क्यों रुका रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आगामी चुनावों को देखते हुए महिलाओं को गुमराह कर रही है। पप्पू यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। महिला आरक्षण पर विशेष सत्र को बताया चुनावी पाखंड, बिहार से उठी विरोध की आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पर बुलाए गए विधानमंडल के विशेष सत्र को लेकर अब पड़ोसी राज्य बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस कदम को पूरी तरह से पाखंड करार देते हुए तीखा हमला बोला है।
आरजेडी प्रवक्ताओं ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र में पहले से ही इस पर चर्चा चल रही है तो उत्तर प्रदेश में अलग से सत्र बुलाकर जनता का पैसा और समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि यह केवल 2027 के चुनावों को देखते हुए किया जा रहा एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो वह पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रही। विपक्ष के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल का यह सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। अगर ओवैसी जैसे लोग ना होते तो भारत आज स्वर्ग होता, केंद्रीय मंत्री के बोल ने मचाया बवाल। अपने बेबाक और कड़े तेवरों के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर सियासी गलियारों में आग लगा दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुख सुविधा और आजादी के साथ कहीं रह रहे हैं तो वह भारत है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि इतनी सहूलियतें मिलने के बावजूद ओवैसी और उनके समर्थक देश को गालियां क्यों देते हैं। गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर देश में ओवैसी जैसी सोच रखने वाले नेता न होते तो आज भारत वाकई में स्वर्ग बन चुका होता। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद एक बार फिर हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की बहस तेज बढ़ा दीजिए। इसके बाद सामने भी कंपनी के बाद जवारा था, जवारती जीता के लिए परवारों पर करेंगे हो गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी, नितिन नवीन ने खोले पर्दे के पीछे के राज। बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अब इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि किस तरह के अध्यक्ष नितिन नवीन ने सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार के एनडीए में वापस लौटने और उनके वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी। नितिन नवीन ने इसे राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ फिर से आना और सम्राट चौधरी के बीच चौधरी जैसे युवा और आक्रामक चेहरे को कमान सौंपना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति के इस बदलाव के उदाहरण दिए जाएंगे। इस खुलासे ने बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच नई बहस छेड़े दी है कि आखिर इस सत्ता परिवर्तन के पीछे और कितने गहरे समीकरण छिपे थे। सम्राट सरकार का ऐतिहासिक फैसला 1.5 लाख तक का इलाज अब बिल्कुल फ्री। बिहार की नीतीश सम्राट सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक जीवन रक्षक योजना का ऐलान किया है। अब बिहार की सड़कों पर होने वाले हादसों में घायलों को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। सरकार ने घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को गोल्डन आवर यानी हादसे के तुरंत बाद के कीमती समय में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह सुविधा राज्य के सभी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही राजधानी पटना सहित बड़े शहरों में ट्रैफिक को स्मार्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक और बेहतर इलाज के जरिए सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को न्यूनतम किया जा रहा है। आरजी कर पीड़िता की मां से टीएमसी का सवाल, क्या पीएम मोदी से करेंगी अपराजिता बिल पर बात। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरजी कर मामले को लेकर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। अब टीएमसी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की प्रत्याशी और रेप पीड़िता की मां से एक बेहद खास अपील की है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का हिस्सा है तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा आग्रह करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित अपराजिता विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाई जाए। ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में पीस टॉक, ट्रंप की धमकी ने उड़ाए होश। पश्चिम एशिया में चल रहे महायुद्ध के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके वार्ताकार ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। की मध्यस्थता पर उठे गंभीर सवाल, क्या ईरान को अंधेरे में रख रहा है पाकिस्तान। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान में शांति का मसीहा बनकर सीज फायर की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में की गई सख्त नाकाबंदी ने मुनीर की असली मंशा को बेनकाब कर दिया है।